हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनु मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू चूज ए बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, देखिए, जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए जाते हैं तो आप बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप के रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक्सिस का मिल जाएगा, आपको कैनरा का मिल जाएगा, कोटक, क्वांट, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवाते हैं, क्योंकि सब में जो है आपको रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो आप इसके किस बेसिस पे आपको इसको चूज करना चाहिए, कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आपको इसमें टोटल 8 पॉइंट के करीब करीब आपको मैं बताऊंगा जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए, और फिर जाके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज करके उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखिए कि जो स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, और आप रिस्क एपिटाइट ज्यादा आपका हो, मतलब आप ज्यादा रिस्क टेकर हो, तो तभी जाके आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आपका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तो जो नंबर वन आप कंसीडर करेंगे वो है आपका इवेल्युएट परफॉर्मेंस हिस्ट्री। जी हाँ, जब आप एक म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे तो आप उसके परफॉर्मेंस देखिए, पास्ट के 1 साल का, उसके बाद 3 इयर्स का, उसके बाद आपका 5 इयर्स का। अगर आप देखेंगे तो 10 इयर्स का भी आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म सोच के ही आए हैं। आप ये नहीं कि शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल। और मैं आपको सजेस्ट भी करता हूँ, अगर आप स्मॉल कैप में आए हैं तो आपको मिनिमम 7 साल तो देना ही पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि 1 या 2 साल के लिए आप देंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी ये चीज फेस कर रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट करा था, मैं आपको 1.5 साल तक मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एसआईपी हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर एसआईपी हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो आप सोचेंगे यार मैं तो परेशान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कोई पैनिक नहीं हुआ। 1.5 साल तक मेरा एसआईपी चला। उसके बाद देखा, जब अगले के जो 6 महीने हैं उसमें मेरे को बहुत अच्छा खासा मैसिव रिटर्न मिला, 45 40 50% तक का रिटर्न मिल गया। तो जो जितने साल जो 1.5 साल तक जो नीचे रहा, उसका कवर अप हो गया विद इन 6 मंथ में। तो ऐसा चीज भी आपको फेस करने को पड़ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस आप उसके जो पुराने जो 5 साल है, 7 साल है और 10 साल है, या फिर 3 साल 1 साल का, आप सारा एनालिसिस करके ही चूज करिएगा उस म्यूचुअल फंड को। नंबर टू में आता है वो आपका एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, देखिए एक्सपेंस रेशियो, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं। अब जो भी स्मॉल कैप में रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जो भी उसके पोर्टफोलियो में उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, उसका रिसर्च करते हैं वो आपका फंड मैनेजर। आपने फंड मैनेजर को पैसे दे दिए हैं, वो रिसर्च करके आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो एज ए मैनेजमेंट फीस आपको पैसा देना पड़ता है। तो आपको एक्सपेंस रेशियो भी कंसिडर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए एक्सपेंस रेशियो आपका मैनेजमेंट फीस बन जाता है। और मैं आपको बताऊं, 1% अगर आपका एक्सपेंस रेशियो उससे कम है तभी आप उसको कंसीडर करिए, वरना आप कंसीडर मत करिए, क्योंकि लॉन्ग रन में वो 1% भी एज ए मैनेजमेंट फीस लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। लेकिन हाँ, जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे हो, उसे अच्छा खासा आप मान सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो 0.8% या 0.9% भी लॉन्ग रन में लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। तो ये आप सोच के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो एक्सपेंस रेशियो दूसरा जो पॉइंट है, आपको उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। नंबर थ्री में आता है वो आपका पोर्टफोलियो क्वालिटी। जी हाँ, देखिए आपने जो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देखिए सारा पैसा आप स्मॉल कैप फंड में तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। आप कुछ लार्ज कैप में करेंगे, मिड कैप में करेंगे और स्मॉल कैप में फिर करेंगे। तो आपका लार्ज कैप, अगर आप रिस्क रिस्क जो है वो ज्यादा टेकर है, तो तभी आप जाके स्मॉल कैप में 30% या 40% तक का एलोकेशन करेंगे। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर कम है तो आप 10% तक का स्मॉल कैप में करेंगे। तो आपका ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका लार्ज कैप, जो बड़ी कंपनीज है, जैसे आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड हो गया, या फिर आपका जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, या फिर जो बड़े वेल एस्टैब्लिश कंपनीज के जो रिलेटेड स्टॉक्स है, उसी रिलेटेड उसी में ही इन्हीं के पोर्टफोलियो में होते हैं, तो आप उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो तब क्या है कि आप उसी के हिसाब से आपको अब क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। मतलब आप कैसा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो उसी, अगर देखिए मान लीजिए आपने 90% तक का ही अपने सेफ चले हैं, तो आप चाहते हैं कि 10% मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब रिस्क में भी रिस्क ले सकता हूँ, तो आप क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्वांट के स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो वो क्या है, रिस्क में भी ज्यादा रिस्क लेता है। अगर आप उसके पोर्टफोलियो में देखेंगे तो उसमें कई सारे माइक्रो कैप भी मिल जाएंगे स्टॉक्स। तो इसीलिए अगर आप देखें तो उसका रिटर्न जो है वो बहुत ही मैसिव है। तो आप उसी के हिसाब से अपने मतलब अपने जो क्वालिटी, मतलब आपके जो पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें हैं, उसी के हिसाब से आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको थर्ड जो है वो आपको एक्चुअल पोर्टफोलियो क्वालिटी के बारे में जानना जरूरी है। नंबर फोर में हो गया वो आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, रिस्क रिटर्न आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है तो 40% तक का अपना पोर्टफोलियो में
स्मॉल कैप रखिए, उसमें भी डाइवर्सिफ़ाई कर दीजिए और ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिए। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक्सिस स्मॉल कैप चूज़ कर लिया और आपने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप चूज़ कर लिया और बाद में आपने रिसर्च नहीं किया कि उनके पोर्टफोलियो में क्या-क्या है। उनमें उनके जो म्यूचुअल फंड में क्या-क्या है। तो वहाँ पे क्या-क्या अगर आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है तो फ़ायदा क्या है? आपका डाइवर्सिफ़ाई तो हुआ नहीं। आपका उसमें जो-जो स्टॉक्स है उसमें भी वही-वही स्टॉक है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो को अच्छे खासा इवैल्यूएट करना है और अपना रिस्क देख के ही अपने पोर्टफोलियो में ये ऐसे म्यूचुअल फंड रखना है चूज़ करके। तो ये जो चीज़ है आपको दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है और मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 30 से 40% स्मॉल कैप में से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब आपको 60% या तो निफ्टी इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी जो 40% है उसमें आप स्मॉल कैप में करना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क टेकर हैं और आपके पास टाइम फ्रेम 10 से 15 साल है, तब जाके आप उसमें करिएगा। लेकिन अगर आप मीडियम रिस्क टेकर हैं और आपके पास टाइम फ्रेम भी ठीक-ठाक है मतलब 7 से 10 साल है, तो आप डेफिनिटली स्मॉल कैप फंड में 20 से 30% तक का इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और उसमें भी आप 2 मिनिमम स्मॉल कैप चूज़ करके रखिएगा। पहले वाले में भी मैंने आपको 2 चूज़ करके रखिएगा, इसमें भी आप 2 चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ओवरलैप नहीं होना चाहिए और अच्छा खासा आपने जो अभी जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, उसी को फॉलो करके रखिएगा। उसके बाद अब अगर आप बहुत कम रिस्क टेकर हैं, तो आप ना पोर्टफोलियो में 10% तक का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखिएगा। लेकिन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको स्मॉल कैप फंड आपको थोड़ा-सा जो रिटर्न है आपको एवरेज आउट करके अच्छा खासा दिला देगा लॉन्ग रन में अगर आप वेट करेंगे तो। इसीलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 10% तक का तो स्मॉल कैप फंड में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब आपका जो नंबर 5th में आता है वो आपका फंड मैनेजर्स एक्सपर्टाइज। जी हाँ, देखिए आप जब कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज़ करते हैं, तो आपने जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा फंड मैनेजर के पास ही जाएगा। वो अपना दिमाग लगा के वही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवाएँगे। तो फंड मैनेजर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ ही आपको रिटर्न दिलवाएगी। तो अगर मान लीजिए फंड मैनेजर का आपका देखेंगे 5 साल एक्सपीरियंस है या 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उनकी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं। उन्होंने पास्ट रिटर्न कैसे दिलवा रखे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक कैसे रखते हैं। तो ये जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप जब चूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, आपको कॉन्फिडेंस आके आप कॉन्फिडेंस में एकदम बेफ़िक्र होके इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। नंबर 6 में हो जाता है वो आपका फंड साइज़ एयूएम। जी हाँ, एयूएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि अगर अब एयूएम साइज़ ज़्यादा होता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कई बार फंड मैनेजर में मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। वो कभी-कभार एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी-कभार लमसम बंद कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि वो अगर एयूएम साइज़ ज़्यादा है तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज़्यादा भरोसा है, तभी यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रखा है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आपका एक मॉडरेट है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपका फंड एयूएम साइज़ कम है, तो ये एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसीलिए है, क्योंकि अगर एयूएम साइज़ कम है, तो आपको यहाँ पे लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रहा है ये पर्टिकुलर फंड। इस म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ये भी कंसिडर करिए कि म्यूचुअल फंड मतलब कितने पुराने हो चुका है लॉन्च होते-होते। अब ये नहीं कि आपने कल लॉन्च हुआ और बोला यार एम साइज़ कम है, ऐसा नहीं। मतलब 1 साल हो रखे हैं और आप बोल रहे हो एम साइज़ कम है, ऐसा नहीं। आपको टाइम फ्रेम भी देखना है कि मतलब ये फंड जो है 5 साल, 10 साल हो चुके हैं और इसका एम साइज़ सिर्फ 200 करोड़ है या 250 करोड़ है, तो ये बहुत कम एम साइज़ है। तो यहाँ पे एक रेड सिग्नल है। जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं आपको एलआईसी का, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखेंगे या एलआईसी का कोई भी आप म्यूचुअल फंड देखेंगे, उसका एम साइज़ बहुत ही कम है। अगर आप उसका फंड देखेंगे 7 साल या 8 साल पुराना है, तो उसमें प्रॉब्लम है और उसमें प्रॉब्लम है भी, क्योंकि आप अगर उसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 1.53% है। मैंने आपको अभी पहले बताया कि 1% से नीचे होना चाहिए। व और यहाँ पे 1% तो छोड़ो, 1.53% है। अगर आप देखिए एलआईसी के जितने भी म्यूचुअल फंड है उसके अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, तभी उसका एम साइज़ भी देखेंगे बहुत कम दिखेगा और फंड जो है वो 7 या 8 साल पुराना फंड है। तो वहाँ पे लोगों का भरोसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और एम साइज़ कम है। तो इसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भले ही इसका पार्शियल इफ़ेक्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर 7 में आता है वो आपका एग्ज़िट कोड एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आप देखिए
आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के तो आए हैं, लेकिन अचानक से आपके कोई पैसे की ज़रूरत पड़ी और आपने देखा कि यार 6 महीने में अच्छा खासा 20% रिटर्न दे दिया और आपने एग्ज़िट मार लिया। या फिर आपको ज़रूरत इमरजेंसी टाइम में आपको एग्ज़िट मारने का पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एग्ज़िट लोड भी कंसीडर करना पड़ेगा, कितना एग्ज़िट लोड है। 1% तक का आपको एक्स्ट्रा एग्ज़िट लोड लग जाएगा अगर आपने उनके कहने के पहले से ही आपने पैसा निकाल दिया, मतलब जितना उनका मिनिमम टाइमिंग है। तो वो आप उसको भी थोड़ा कंसीडर करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। नंबर 8 होता है वो आपका थर्ड पार्टी रेटिंग एंड रिव्यूज़। जी हाँ, देखिए आप कोई भी वेबसाइट में जाएँगे, आप चाहे अपस्टॉक्स देख लीजिए या फिर ग्रो ऐप देख लीजिए, कोई भी ऐप देखेंगे, तो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को ना एक रेटिंग मिली होगी। तो वो एक बेसिकली थर्ड पार्टी रेटिंग होती है, कोई मॉर्निंग स्टार, ऐसे कई सारे आपको कंपनीज़ मिल जाएँगे जो बहुत सारी रेटिंग आपको, मतलब वो रेटिंग देते हैं, तो वो एकदम डीप एनालिसिस करके ही रेटिंग देते हैं। अगर उन्होंने 5 आउट ऑफ 4 दे रखा है या 5 आउट ऑफ 5 दे रखा है या 5 आउट ऑफ 3 दे रखा है, तो कुछ सोच समझ के दे रखा है, कुछ डीप एनालिसिस करके ही दे रखा है। तो मेरा जो सजेशन रहता है, आप 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग वाले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं या 5 आउट ऑफ 4 वाले। 5 3 वाले मत चूज़ करिए, मतलब 5 में से 3 जिनके रेटिंग है वो बिल्कुल भी चूज़ मत करिएगा। जो 4 है, 5 है उसको आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप जो मैंने आपको ऊपर के जो पॉइंट्स बताए उसको भी कंसीडर करके आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो ये ओवरऑल जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, यही आप इसको फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लॉन्ग टर्म में देखिए आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।